सब नौजवान लड़के लड़कियां दोस्त मेरे, मैं सचमुच गदगद हूँ, आभारी हूँ सुखदेव जी की स्मृति में स्थापित इस सम्मान से सम्मानित हूँ। एक अध्येता की स्मृति में सम्मान, एक तो यही थोड़ी सी अनोखी बात है, आमतौर से ऐसा नहीं होता है। और वो अध्येता ऐसा जिसके मुख्य काम का सरोकार मेरे काम से, और इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ कबीर विवेक परिवार का और विश्वविद्यालय का कि मुझे इस सम्मान के लायक माना गया। और मेरी तारीफ में जो बातें कही गई वो जाहिर है कि अतिशयोक्ति अलंकार से ग्रस्त हैं। और लेकिन एक बात जो विंध्याचल जी बता रहे थे कि मैं कहाँ कहाँ रहा, आप ही बताना भूल गए कि मैं 3 महीने इस यूनिवर्सिटी में भी रहा। इस यूनिवर्सिटी में भी मालवीय चेयर प्रोफेसर के पद पर है, और उसके लिए मैं अपने मित्रों राजकुमार और संजय का आभारी हूँ। एक उनके कारण, कमल सिंह जी के कारण स्थिति बनी थी कि मुझे निमंत्रित किया गया था और मैंने तुरंत उस निमंत्रण को स्वीकार किया था और यह 3 महीने मालवीय चेयर प्रोफेसर के तौर पर मैं था। सुखदेव जी से मेरी पहली भेंट हाइडेलबर्ग में हुई थी 1999 में। उनके काम से तो जाहिर थी मैं किसी भी आरंभिक आधुनिक काल में काम करने वाले व्यक्ति की तरह वाकिफ था, लेकिन उनसे मेरी व्यक्तिगत भेंट पहली बार 1999 में हाइडेलबर्ग में हुई थी, कबीर की 600वीं जयंती के सिलसिले में आयोजित सेमिनार। उसके बाद अगले ही साल यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था BHU में जो साहित्य अकादमी ने आयोजित किया था, तो उसमें भेंट हुई और उसके बाद वो सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। बीकानेर और कहीं कहीं दिल्ली भी आए, वो मिले। और सुखदेव जी के साथ बात करना हमेशा बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक तो होता ही था, उनमें वो ठेठ बनारसी विट भी था। जैसे एक बार उन्होंने मुझसे कहा था और लोगों से भी कहा होगा कि कबीर दास जी भी मेरी तरह ऊंचा सुनते। मैंने कहा ये आपने कहाँ से नतीजा निकाला? बोले हर पद में कहते हैं सुनो भाई साहब, जो ऊंचा सुनता है वही दूसरों को सुनाने के फिर मिले। तो ये बिट जो था डॉक्टर साहब का, वो अपने आप में एक रोचक उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। तो और कहने की आवश्यकता नहीं, कम से कम आप लोगों के बीच में, कि सुखदेव जी ने कबीर बीजक का जो संपादन किया, रहदास वाणी का जो संपादन किया, तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। और मैं कल भी भगवती जी से और प्रज्ञा जी से कह रहा था कि उनके द्वारा अत्यंत सुसंपादित संस्करण बीजक का, जो संभवतः 1982 में या उससे भी पहले छपा था, पिछले कई वर्षों से वो सुलभ नहीं, उपलब्ध ही नहीं। मेरी आप लोगों से विनती है कबीर विवेक परिवार से कि उसको आप टॉप प्रायोरिटी दें और उस संस्करण, उस बीजक का उन्हें जल्दी से जल्दी संस्करण उसका छपना चाहिए। कबीर बीजक जो सुखदेव जी के द्वारा संपादित है, मेरी सीमित जानकारी में वो बीजक का सबसे अच्छा संस्करण, सबसे अधिक स्कॉलरली संस्करण है वो, और इसलिए उसका अध्येताओं को और छात्रों को सुलभ होना भी चाहिए। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण काम सुखदेव जी ने किया है, वो कबीर और उनके अलावा दूसरे पंथों के इतिहास पर काम, मठों पर काम, हिंदी ही नहीं अन्य विषयों में भी भक्ति आंदोलन पर काम करते हुए एक चलन ये बना है कि हम टेक्स्ट पर बहुत काम करते हैं, लेकिन उस टेक्स्ट के आसपास जो स्ट्रक्चर्स खड़े हुए उनकी आमतौर से उपेक्षा की। कई बार तो उनके प्रति एक तिरस्कार का भाव होता है। कहा जा सकता है कि भाई कबीर तो इस सब के विरोधी थे, लेकिन मठ में ये सब होता है। मिसाल के तौर पर दामाखेड़ा परंपरा में कबीर के यहाँ कबीर की ही अपनी मूर्ति पूजा होती है, जबकि हम सब जानते हैं कि कबीर प्रतिमा पूजन के विरोधी है। ये सब सही है, ये आलोचना की जा सकती है, की जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद व्यक्तियों के और उनकी वाणी के आसपास मठों का, संप्रदायों का, संस्थाओं का गठन होना एक नितांत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और इसकी उपेक्षा करने का ही परिणाम है कि जब हम मिसाल के तौर पर कबीर पर काम करते हैं और जो किसी भी थीसिस का पहला चैप्टर होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसमें आमतौर से उल्लेख इस बात का किया जाता है कि साहब सबसे पहले कबीर पर सन 1806 में
फलाने एक ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट ने लिखा। वास्तविकता यह है कि उनके भी पहले लिखा जा चुका। राम रहस्य साहब ने पंचग्रंथी, जो आगे चल के पारक मार्ग का आधार बनी, जिस पर मेरे प्रिय छात्र अवधेश पांडे ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, वो 17वीं सदी के अंत में रची और उसमें जो व्याख्याएं हैं, जो बातें हैं, उनको समझने की, उनके पूरे सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ का विश्लेषण करने की जरूरत है कि कबीर की जो अपनी परंपरा है, कबीर का जो अपना समाज है, औपनिवेशिक से ज्ञान मीमांसा के आने के पहले वो समाज कबीर को या दूसरे भक्तों को किस तरह देखता, इस पर ध्यान देने की जरूरत। पूरन साहिब की तृतीया टीका का केवल उल्लेख हमारे यहाँ होता है, जबकि वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है। सहमति असहमति की बात अपनी जगह, और विश्वनाथ सिंह जूदेव की प्रसिद्ध टीका जो है कबीर की पाखंड खंडनी, वो तृतीया के विरोध में ही लिखी गई, वो पॉलिमिक्स है, तृतीया के विरोध में फोर्सफुल पॉलिमिक्स है पाखंड खंडनी टीका। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जबकि कबीर पंथ या अन्य जो पंथ हैं और इस तरह बने हुए आसपास संप्रदाय हैं, मठ हैं, उनको थोड़ी सहानुभूति से और गंभीरता से स्टडी करें, एनालाइज करें। सुखदेव जी के काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैं इसको मानता हूं कि उन्होंने विभिन्न मठों से एक निकट संपर्क करके, परंपराओं से संपर्क करके हमारे लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें खोजी और उनको हमारे सामने रखा। पुनः कहूँ कि उनकी हर व्याख्या से सहमत होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो काम है उसका महत्व निर्विवाद है। देशज आधुनिकता और जन गोपाल पर बात करने का फैसला मैंने इसीलिए किया कि जन गोपाल भी उन लोगों में से हैं जिनकी चर्चा जो निर्गुण भक्ति पर घनघोर रिसर्च कर रहे हो, उनके अलावा कोई नहीं। जब मैंने इस विषय पर बोलने का फैसला किया तो आशीष ने कहा कि सर कोई ऐसा विषय चुनिए जो छात्रों के काम का हो। तो मैंने पूछा कि दादू कोर्स में नहीं है क्या? तो बताया गया दादू कोर्स में नहीं है। तो खैर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, मेरा अधिकार नहीं है, वो विभाग अध्यक्ष बैठे हैं और विभाग के तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब जरूर हुआ कि दादू कोर्स में नहीं है। खैर दादू बहुत दिनों पहले तक जेएनयू के कोर्स में भी नहीं थी, तो कोई खास बात नहीं और अभी भी है या नहीं भगवान जाने। लेकिन मैं तो दादू कोर्स में नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, और अगर हम कबीर की ही बात करें तो कबीर के वचनों का जो लिखित रूप आपको प्राप्त होता है वो सारे का सारा दादू पंथी या सिख स्रोतों से ही प्राप्त होता है। श्याम सुंदर दास जी ने जिन रचनाओं के आधार पर ग्रंथावली का संपादन किया था वो दादू पंथी रचनाएं, और इसीलिए बहुत से लोगों को अटपटा लगता है कि तो एकदम राजस्थानी लहजा है, क्योंकि राजस्थान में एक सज्जन मुझसे और सुखदेव जी से उलझ गए थे। वो इस बात पर आमादा थे कि हम मान लें कि कभी राजस्थान के, अब प्रमाण ये कि ग्रंथावली देख लीजिए सारा राजस्थानी। बोले आपके यहाँ पूरब में पानी को पानी कौन कहता है जी? यहाँ सब जगह पानी लिखा हुआ है। बात सही थी, क्योंकि जो लिपिकार थे वो वाकई राजस्थान और पंजाब थे। तो इसलिए जब आशीष ने कहा कि कोर्स में नहीं है दादू और छात्र उपयोगी विषय होना चाहिए, तो मैंने कहा कि उम्मीद है कि छात्र कुछ ऐसी चीजों में भी दिलचस्पी रखेंगे जो इम्तिहान के लिए बहुत उपयोगी ना हो, और अगर नहीं रखेंगे तो अपनी बदनाम मुंहफट आदत के तहत कह दूं कि ऐसे छात्रों के होने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे छात्र होना हो, ज्ञान के विकास को उससे कोई ना अच्छा असर पड़ता है ना बुरा असर पड़ता है। तो मैंने जिद करके कहा कि मैं तो जन गोपाल की दादू जीवन लीला पर ही बोलूं। इसका एक तात्कालिक और व्यक्तिगत कारण यह है कि ये जो कबीर ग्रंथावली मैंने काम किया पिछले साल भर से, मैं कबीर ग्रंथावली के परिमार्जित संस्करण की तैयारी में लगा हुआ था जो आपके सामने है। इसके पहले मैं अपने और सुखदेव जी के भी मित्र डेविड लॉरेंजन के साथ मिलकर दादू जन्म लीला पर ही काम कर रहा था, और अब वो पुस्तक दादू जन्म लीला का अनुवाद तो खैर पहले ही हो चुका है, लेकिन जन गोपाल की कुछ अन्य रचनाओं का अनुवाद और जन गोपाल के महत्व का विश्लेषण, उनके कवित्व का विश्लेषण। जन गोपाल बहुत अच्छे कवि भी, और
ये सब करते हुए हम लोगों ने एक पुस्तक तैयार की है जो संभवतः सितंबर तक स्पीकिंग टाइगर से आ जाए। तो मुझे लगा कि जो काम किया है वो विद्वानों के बीच रख करके उस पर कुछ टीका टिप्पणी आप लोगों की मिलेगी, तो एक अध्येता के तौर पर, एक स्कॉलर के तौर पर मुझे कुछ लाभ होगा, मेरी समझ का विस्तार होगा, मेरी जानकारी का विस्तार होगा। इसलिए मैंने ये जिद की कि मैं जन्म लीला पर ही बोलूँगा। देशज आधुनिकता पद का उपयोग मैंने एक आग्रह के साथ, एक काफी बल के साथ अपनी पुस्तक अकथ कहानी प्रेम की में किया था 2009 में। देशज का अर्थ इंडिजिनस लिया जाता है और बहुत सारे लोगों ने इसका, जब अंग्रेजी में चर्चा हुई और ये सब हुआ, तो इंडिजिनस मॉडर्निटी यही करके उसका अनुवाद किया रिव्यू करते समय और ये सब करते। निश्चित रूप से देशज का अर्थ इंडिजिनस ही होगा, भारतीय आधुनिकता। लेकिन मेरी धारणा में देश भाषा पर खास बल है। संस्कृत, फारसी और अरबी के महत्व को पूरी तरह स्वीकारते हुए भी मेरा आग्रह ये है कि देश भाषाओं से संवाद किए बिना, और संवाद कृपा नहीं, और उनका उपयोग केवल संस्कृत और फारसी में जो कह दिया गया है उसके पक्ष में जुटाए गए प्रमाण की तरह नहीं, बल्कि देश भाषाओं की रचना और उनकी परंपराओं से एक सम्मानपूर्ण आलोचनात्मक संवाद किए बिना आप भारतीय समाज के न अतीत को समझ सकते हैं और न वर्तमान को समझ सकते हैं। ये मेरी सुदृढ़ धारणा है, जो पिछले 25-30 साल में एक स्कॉलर के तौर पर और एक एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हुए, जिस बात की चर्चा अभी की जा रही थी, मुझे नहीं पता और लोगों के साथ जो भी होता हो, लेकिन मेरा जो एक्टिविज्म है और मेरी जो स्कॉलरशिप है वो मुझे कभी परस्पर विरोधी नहीं लगी, बल्कि उन्होंने मेरी समझ को, मेरे एक्टिविज्म ने मेरी स्कॉलरशिप को समृद्ध किया है और मेरी स्कॉलरशिप ने मेरे एक्टिविज्म को समृद्ध किया। मुझे कभी परस्पर विरोधी नहीं थी और इसी कारण मेरी ये समझ बनी कि वर्नाक्युलर सोर्सेज पर ठीक से ध्यान दिए बिना आप न भारत के अतीत को समझ सकते हैं, न वर्तमान को समझ सकते हैं। इसलिए इंडिजिनस ठीक है, लेकिन मेरा बल देश भाषा, देशज का प्रयोग मैंने उस पुस्तक में वर्नाक्युलर के अर्थ में किया था और अंग्रेजी में वर्नाक्युलर मॉडर्निटी शब्द का ही प्रयोग। तो उस पर बल देते हुए जब मॉडर्निटी की बात की जाती है तो कुछ बहुत संक्षेप में मैं इस बहस का परिचय उन मित्रों के सामने रखना चाहता हूँ जो लोग इस विषय में काम कर रहे हैं, करते रहे हैं, उनके लिए तो ये सब चीजें जानी हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुत संक्षेप में। सबसे पहली बात तो ये कि आधुनिकता का मतलब क्या है। जब हम आधुनिकता शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ, तो अंग्रेजी हो या हिंदी हो, यूरोपीय परंपरा हो या भारतीय परंपरा, एटिमोलॉजिकली आधुनिकता का मतलब है आज का समकालीन ताजा। मोड से ही फैशन शब्द बनता है, मोड लैटिन का शब्द है, उसी से फ्रेंच में मोड और हिंदी में फैशन और अंग्रेजी में फैशन, ये सब शब्द बनते हैं। इमीडिएट, अभी का, तत्काल, और संस्कृत में भी यही अधुना, आधुनिक, आज का, अभी का। लेकिन इतिहास और चिंतन के धरातल पर आधुनिक एक पारिभाषिक शब्द, इसका एक निश्चित मतलब। जब किसी भी समाज का हम इतिहास लिखते हैं और उसमें आधुनिकता की बात करते हैं तो उसको कुछ चीजें उसकी पहचान के तौर पे देखी जाती है। व्यक्तित्व का बोध, ब्रह्मांड, मनुष्य और ईश्वर के एक तरह के नए संबंध का बोध, सामाजिक संरचनाओं की प्रश्नातीतता, उनकी दैवीयता पर संदेह, इन्हीं सब चीजों को मिला जुला करके यूरोप में आधुनिकता के विकास का अध्ययन करते हुए मैक्स वेबर ने आधुनिकता की पहली पहचान बताई थी डिसएन्चेंट, प्रचलित व्याख्याओं से मोह भंग, और दूसरी पहचान बताई थी डिसैक्रेलाइजेशन। कुछ चीजों को सैक्रेड मान करके आप प्रश्न के परे मान देते हैं। वेबर ने कहा कि जब डिसएन्चेंटमेंट होता है और उसके साथ डिसैक्रेलाइजेशन होता है तो आप समझिए कि समाज में आधुनिकता का उदय हो रहा है। जब किसी चीज को केवल इसलिए अकाट्य नहीं मान लिया जाता कि वो ईश्वरीय बचे, जब किसी चीज को केवल इसलिए अनिवार्य नहीं मान लिया जाता कि चर्च ने कह दिया है या कुरान ने कह दिया है या वेद के प्रमाण ने कह दिया, दैट इज डिसैक्रेलाइजेशन, पवित्रता की धारणा को प्रश्नांकित करना। और इसी लिहाज से उन्होंने और बाद में अन्य विद्वानों ने आधुनिकता का अध्ययन किया और कुल मिलाकर के 20वीं सदी के मध्य तक समझ ये बनी कि आधुनिकता एक यूरोपीय प्रोडक्ट है
जिसका निर्यात दुनिया के दूसरे देशों में किया। और इसी से ये समझ बनी कि औपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद, चाहे भारत का चाहे लैटिन अमेरिका का, अपने आप में कितना भी क्रूर और दुखद क्यों ना रहा हो, ऐतिहासिक रूप से उसने एक प्रगतिशील भूमिका निभाई, क्योंकि वह ऐसे समाजों को जो जड़ थे, जो इतिहास के बाहर थे, जिनमें भीतर से परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं थी, उनको इतिहास में लाने का काम कोलोनाइजेशन ने किया। ये समझ बहुत लंबे अरसे तक बनी रही। इस समझ को भारत के संदर्भ में सबसे पहले चुनौती सोवियत इतिहासकारों ने, जिन्होंने अपने ढंग से उस जमाने की शब्दावली में भारत में पूंजीवाद के अंकुर खोजने की बात, क्योंकि आधुनिकता का एक निश्चित सामाजिक आर्थिक आधार है। और अगर आप यूरोप के इतिहास को देखें बहुत संक्षेप में, तो डिसएन्चांटमेंट या डिसेक्युलराइजेशन की प्रक्रिया रेनेसांस से आरंभ होती है, जिसमें कि ईश्वर केंद्रित की जगह मनुष्य केंद्रित जगत की कल्पना की जाती है, पृथ्वी केंद्रित की जगह सूर्य केंद्रित सौरमंडल की कल्पना की जाती है, हेलियोसेंट्रिक की जगह जियोसेंट्रिक की जगह हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स की कल्पना की जाती है। और उसके बाद एनलाइटनमेंट का दौर आता है, 16वीं 17वीं 18वीं सदी का जो दौर है, लॉन्ग 18th सेंचुरी भी जिसको कहते हैं यूरोप के इतिहास में। और उसके बाद व्यापार का विस्तार और औद्योगिकरण। और यूरोप के औद्योगिकरण में, जिसके कारण आधुनिकता के प्रकट लक्षण पैदा हुए, यानी नगरीकरण, परिवार के ढांचे का बदलना, श्रम के संबंधों का बदलना। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप के इस औद्योगिकरण में भारत और दूसरे समाजों की औपनिवेशिक लूट की निर्णायक भूमिका, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। 1760 में औरंगजेब के निधन के समय विद्वानों का और इतिहासकारों का, आर्थिक इतिहासकारों का अनुमान है कि वर्ल्ड जीडीपी में लगभग 24% हिस्सा भारत का है। केवल चीनी अर्थव्यवस्था इस मामले में भारत से आगे। और 200-250 साल के प्रगतिशील ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद 1947 में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा 24 से घटकर 4% है। इतिहासकार अब बता रहे हैं कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय बजट का लगभग आधा हिस्सा औपनिवेशिक रूप से, जिसके कारण ब्रिटेन वेलफेयर स्टेट की कल्पना कर सका और उसको लागू कर सका। अब सवाल ये पैदा होता है, व्यापार एक निर्णायक तत्व है आदमी। व्यापार के विस्तार के बिना किसी समाज में आधुनिकता की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यापार के विस्तार के बिना सामंती संबंधों के टूटने या उन्हें चुनौती देने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसे आप एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं, बहुत ही साधारण उदाहरण से। अभी चर्चा की गई आजकल के माहौल की। मान लीजिए कि आप एक दुकान खोले बैठे हैं और आप सप्लाई जो है कहाँ से लेते हैं। तो अगर आप व्यापारी हैं और आपको अपने व्यापार को सफल करना है और मुनाफा उसमें कमाना है, तो सप्लाई देने वाले का जहाँ से आप सामान खरीद रहे हैं, आप उसका धर्म नहीं देखेंगे। आप उसके माल की क्वालिटी देखेंगे और तुलनात्मक रूप से उसका सस्ता होना देखेंगे। वहाँ सब धर्म वर्ग सब एक तरफ रह जाएगा, क्योंकि वहाँ जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव। और इस कारण आप अपने तमाम पूर्वाग्रहों दुराग्रहों के बावजूद व्यवहारिक जीवन में एक अलग तरह का व्यवहार करेंगे जो आपको मालूम भी नहीं है, लेकिन जो आपके अपने पूर्वाग्रहों के विरुद्ध जाने वाला है। ये व्यापार का निर्णायक महत्व है आधुनिकता के विस्तार में। और इसीलिए मैक्स वेबर बहुत गंभीर अध्येता थे, लेकिन जिसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल ब्लिंकर्स, या कड़ी शब्दावली में कहें तो यूरोसेंट्रिक ब्लिंकर्स, यूरोप को केंद्र मानने के कारण दृष्टि में जो धुंधलापन आ जाता है। मैक्स वेबर ने कहा कि यूरोप में आधुनिकता के विकास का एक बहुत बड़ा कारण प्रोटेस्टेंट एथिक्स था, प्रोटेस्टेंट नैतिकता, जिसमें ये माना जाता था, जिसके चलते बहुत सारी कहावतें जिनको हमने सहज मान लिया है, इन सबका एक ऐतिहासिक संदर्भ। वर्क इज वर्शिप। बजाय चर्च में घंटों लगाने के बेहतर यह है कि आप काम करो, पैसा करो। तो वर्क इज वर्शिप। तो वेबर ने कहा कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो था, जो चर्च में होने वाली दुनिया भर की रीत रिवाजों और आडंबरों से मुक्त एक अलग तरह की
भक्ति की कल्पना करता था, जिसमें कि बस थोड़ी देर आपने प्रार्थना की चर्च में या घर में ही, और बाकी अपने काम धंधे में लग गए, उद्योग में या व्यापार में। और उन्होंने कहा कि इसकी पुरानी परंपरा थी, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के जो प्रॉफिट्स थे वहां भी धन अर्जित करने और उसका उचित निवेश करने के आदेश दिए गए हैं। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैड अ ग्रेट ट्रेडिशन इन क्रिश्चियन हिस्ट्री व्हिच केम टू यूरोपियन हिस्ट्री। वेबर ने कहा कि अगर यूरोप में नहीं हुई होती औद्योगिक क्रांति तो चीन या भारत में, क्योंकि वेबर जानते थे कि औद्योगिक क्रांति के लिए व्यापार और अर्थव्यवस्था का विस्तार, उन्हें पता था कि चीन और भारत की अर्थव्यवस्था तो बहुत विस्तृत, ये जानते थे वो कि कितना बड़ा हिस्सा वर्ल्ड जीडीपी में भारत और चीन का है, फिर भी यहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं। वेबर ने कहा कि उसका कारण ये था कि भारत में प्रोटेस्टेंट एथिक्स, यहाँ जो है पैसा कमाने को बड़ा बुरा काम माना जाता था, ये त्याग करने वालों का देश अपने आप को समझते थे। भारतीय खास करके हिंदू वो बड़ा मोक्ष परक अदर वर्ल्डली रिलीजन, और यही चीजें हमने बहुत सारे लोगों ने आपके साथ कर। आज हम जिन बहुत सारी चीजों को भारतीय संस्कृति कहकर ढोल पीटते नहीं थकते, वो भारतीय संस्कृति की कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन से उत्पन्न चीज है। थोड़ा सा केवल अगर याद करें हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार को या जो हम परंपरा से जानते आए, मुझे ताज्जुब होता है, मेरी जो अंग्रेजी में किताब है कबीर लाइफ एंड वर्क ऑफ अर्ली मॉडर्न पोएट फिलोसोफर, उसमें मैंने हिंदी में उतना नहीं, लेकिन उस किताब में मैंने वेबर से जिरह की है इस बात पर। जिस परंपरा ने, मैं हिंदू परंपरा की खास करके बात करूं, जिस परंपरा ने पुरुषार्थ चतुष्टय का विचार दिया उसे आप अदरवर्ल्डली परंपरा कहते हैं, जिसमें धर्म, अर्थ और काम मोक्ष को एक साथ रख दिया गया। आप ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट्स को याद कर रहे हैं और हिंदुओं से तुलना कर रहे हैं उसकी। तो वेबर साहब को ये किसी ने नहीं बताया कि हिंदुओं की एक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवी लक्ष्मी होती है और उसकी पूजा केवल बनिए नहीं करते। एक थ्योरी बना दी, वो थ्योरी चलती चली गई और मान लिया गया कि हिंदू तो अदर वर्ल्डली होते हैं। जवाहरलाल जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि ये जो धारणा है अदर वर्ल्डली की, उन्होंने कोट किया एक ग्रीक इतिहासकार को, जिसने लिखा था 2000 साल पहले कि हिंदुओं जैसे नाचने गाने वाले लोग मैंने दुनिया में देखे। तो मस्त लोग, और दोस्तों खास करके नौजवानों से मैं कह रहा हूँ, जो कुछ आप किताबों में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उसे अपने रोजमर्रा के जीवन के अनुभव से जोड़कर देखें तो आपका विवेक विकसित। कबीर तक पहुंचने का सही तरीका या कबीर से सीखने का सही तरीका यही है कि अपने अनुभव और अपने अध्ययन को मिलाकर के अपना विवेक निर्मित करो। लोग इस समाज को अदर वर्ल्डली कहते रहे लिटरली सदियों तक, और ये वो समाज है जहाँ केवल काम सूत्र नहीं, 16वीं सदी में अनंग माला, जो अगर आज मैं उसके कुछ हिस्से उद्धृत कर दूं तो मैं निश्चित रूप से जेल चला जाऊं। भावना है मार संभव भी उद्धृत करना खतरे से खाली नहीं है। ये वो समाज है। और अपने आसपास के जीवन को आप देखिए, मैं कई बार ये कहता हूँ और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों की बात आप छोड़ दें, दिल्ली मुंबई की हाई एंड कॉलोनीज में रहने वालों लोगों की बात छोड़ दें, हिंदुस्तान के देहाती घरों में तो स्यापा तक संगीत पूर्ण होता है। यहाँ लोग रोते भी संगीत के साथ। कभी कभी देहाती महिलाओं के बैन सुने आपने जो किसी के मरने तक किए जाते हैं? मैं तो वो उसको रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। कितने सुरीले ढंग से कहा जाता है, बच्चों के लिए कचौड़ी कौन लाएगा? कोई बुजुर्ग चलेगा यहाँ को, अब मुनिया को बाजार घुमाने कौन ले जाएगा? जो समाज रात तक में संगीत खोज लेता है, उसे आप कहते हैं कि ये बड़ा मनहूस उदास किस्म का समाज है। नेहरू ने चिढ़ के लिखा कि क्या बेकार की बात आप कर रहे हो। तो ये जो धारणाएं थी, ये 20वीं सदी के लगभग मध्य तक निर्विवाद रूप से स्वीकार की जा रही थी। सोवियत इतिहासकारों के अपवाद कुछ मोटे तौर पर, कुछ लोग कुछ विवादी स्वर हमेशा थे, यूरोप में भी थे। जो वॉरेन हेस्टिंग्स का प्रसिद्ध मुकदमा है, तो उसमें जो एडमंड बर्क थे, बहुत से लोगों को उस मुकदमे में केवल ये लगता है कि एडमंड बर्क केवल भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मैंने उस मुकदमे की पूरी कार्रवाई पढ़ी।
और अपनी अगली एक पुस्तक में मैं उसका विस्तार से उपयोग करने जा रहा हूं। एडमंड बर्क की मूल शिकायत ये थी कि जो बहुत सारे लोग मानते थे और आज भी मानते हैं कि भारत एक एशियाटिक डेस्पोटिज्म वाला समाज था, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वाला समाज था और यहाँ का शासक एशियाटिक डेस्पोट होता था। एडमंड बर्क ने फोर्सफुली आर्ग्यूमेंट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भाई साहब, भारत उतनी ही कॉमर्शियल सोसाइटी थी जितनी आप। कंपनी राज ने भारत में कॉमर्शियल सोसाइटी को नष्ट किया, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को नष्ट किया। एडमंड बर्क ने आरोप लगाया कि आपकी नीतियों के कारण भारत में डीअर्बनाइजेशन, आपने जानबूझ के भारत को देहातों का देश। एडमंड बर्क का मूल आरोप यह था। हेस्टिंग्स का भ्रष्टाचार तो उसका एक फुटनोट था सारे मामले। मूल आरोप यह था कि आपने भारत में कॉमर्शियल सोसाइटी को, और एडमंड बर्क के अपने शब्द खोजते हुए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बाय अ रेस्पॉन्सिबल किंग को नष्ट किया। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन और एशियाटिक किंग को नष्ट किया। तो ये सब चीजें थी, लेकिन मोटे तौर पर 20वीं सदी के मध्य से इतिहासकारों के बीच इस चीज पर एक लंबा पुनर्विचार का सिलसिला शुरू हुआ है जो आज तक चल रहा है, और जिसमें रामविलास जी की पुस्तक भाषा और समाज, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने देखी, नहीं देखी है तो बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की धारणा यह है कि मैं रामविलास जी की केवल आलोचना करता हूँ, ये सही है, मैंने की है और भरपूर आलोचना की, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं की है। कभी जिस मुद्दे पर की है वो अलग है। हिंदी में एक विडंबना यह है कि अगर मैं रामविलास जी की मुक्ति बोध की कविता संबंधी समझ की आलोचना करूँ तो ये मान लिया जाएगा मैं रामविलास जी के इतिहास संबंधी समझ की भी आलोचना कर रहा हूँ। ऐसा कुछ है नहीं, तो आप देखें भाषा और समाज में रामविलास जी ने अंडरलाइन किया है इस बात को कि व्यापारिक पूंजीवाद औद्योगिकरण का आधार नहीं। अब ये अलग बात है कि भारत में औद्योगिकरण हुआ या नहीं हुआ, जो कि नहीं हुआ, ये सही है, लेकिन क्यों नहीं हुआ, उसके क्या कारण थे, इन पर गंभीरता से विचार कीजिए। एक कारण हम स्पष्ट रूप से जानते हैं, औपनिवेश से हस्तक्षेप। एडमंड बर्क से लेकर के आज कोई भी गंभीर इतिहासकार इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत में नगरीकरण नहीं किया, भारत में विनगरीकरण। ये भारत के निरंतर शोषण का ही नतीजा था कि लंदन दुनिया का सबसे स्मार्ट, सबसे सुंदर नगर बन गया और भारत माता ग्रामवासी बना। अंग्रेजों के आने के पहले के भारत में, इरफान हबीब का एटलस उठा के देखिए, 15% हिंदुस्तानी आबादी अर्बन आबादी, जो उस समय के यूरोप के किसी भी देश से बहुत अधिक है, जो इनफैक्ट ब्रिटिश राज में भारत की अर्बन आबादी से कहीं अधिक। तो ये चीजें नहीं है, और इसलिए आधुनिकीकरण, आधुनिकता, इन धारणाओं पर पुनर्विचार की बहुत गंभीर जरूरत है। और ये काम पिछले, जैसा मैंने आपसे कहा कि कई वर्षों से हो रहा है, जिसमें रामविलास जी के काम का और इसके अलावा नामवर सिंह और अन्य विद्वानों के काम का महत्व हिंदी वाले जानते ही हैं, लेकिन संजय सुब्रमण्यम, नारायण राव, बहुत सारे लोगों ने जिन पर काम किया है, शेल्डन पोलक, डेविड लॉरेंजन, बहुत सारे लोग, हेतुकर झा, और आपके अपने विश्वविद्यालय कुछ वर्ष पहले मॉडर्निटी पर एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुस्तक प्रकाशित हुई, क्या नाम है उसका, मल्टीपल मॉडर्निटी चाइना एंड एशिया, क्या नाम है किताब, कुछ इस तरह का नाम है, जिसके राजकुमार, संजय, हमारे मित्र सत्य मोहंती और अर्चना जी, इन्होंने संपादन किया उस पुस्तक का। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, और वो यहाँ हुई कॉन्फ्रेंसेस की प्रोसीडिंग्स का ही संकलन है, जिसमें चीन और भारत में आधुनिकता के विकास और उसकी समस्याओं पर विचार किया जाए। और अब केवल उस पुस्तक में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के सीरियस एकेडमिक्स में मॉडर्निटी की जगह विद्वान लोग मॉडर्निटी जो शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आधुनिकता को एक वचन में नहीं, अब बात की जाती है मॉडर्निटी की, और अब केवल यूरोपियन आधुनिकता को आधुनिकता का मॉडल नहीं माना। जैसा कि सुदीप तो कविराज ने अपने उस निबंध में लिखा है कि कोई भी समाज अपने इतिहास से थ्योरेटिकल मॉडल ड्रॉ करता है, और यूरोपीय समाज के सामने चुनौती ये थी कि अपने समाज के इतिहास को और विकास को कैसे समझे। तो मेरे सामने भी ये
उन्होंने एक पिंच ऑफ सॉल्ट जिसको कहते हैं उसके साथ कहा है कि आई ऑल्सो हैव अ पैरोपियल इंटरेस्ट, मेरा भी इंटरेस्ट संकीर्ण किस्म का है। आप यूरोप को समझना चाहते थे, मैं भारत को समझना चाहता, और इसलिए वो क्या तरीका है और किस तरह हम उस इतिहास को बहुत संक्षेप में उसको, अब कोई भी गंभीर अध्येता संजय सुब्रमण्यम की चुटकी का विरोध नहीं कर सकता कि आधुनिकता कोई वायरस नहीं था जो यूरोप में पैदा होकर दुनिया भर में, जैसे कोरोना चीन में पैदा होकर के दुनिया भर में। तो संजय सुब्रमण्यम ने कहा कि आधुनिकता कोई वायरस नहीं था, आधुनिकता एक ग्लोबल प्रोसेस है, और उस ग्लोबल प्रोसेस में जिसको कहते हैं डिस्कवरीज, जो डिस्कवरीज उन्हें व्यापार से प्रेरित, वास्को डी गामा और कोलंबस प्रकृति के रहस्यों को भेजने के लिए नहीं निकले, उन्हें स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने स्पॉन्सर इसलिए किया था कि एशिया के साथ व्यापार के रास्ते जो भूस्थल के जरिए खुश्क रास्ते जो थे उन पर उस समय तुर्कों का कब्जा था और वहां से यूरोपीय व्यापारियों का निकलना आसान, तथा कथित सिल्क रूट यूरोप के लिए बंद हो चुका है, और इसलिए समुद्री रास्तों की खोज और सारे रास्तों की खोज के केंद्र में था भारत। कोलंबस पहुंच अमेरिका गए, समझे कि हम इंडिया गए, तो वहां के निवासियों को उन्होंने रेड इंडिया दिया। वास्को डी गामा अफ्रीका का लंबा चौड़ा चक्कर लगा के भारत पहुंचे, लेकिन एक समुद्री रास्ता में खोजना था, और ये सारी यात्राएं संबंधित राजाओं द्वारा स्पॉन्सर्ड थी, क्योंकि सवाल व्यापार का था। और इसलिए मित्रों, अब जो स्थिति बनती है, आज हम मल्टीपल मॉडर्निटीज की बात करते हैं, और मल्टीपल मॉडर्निटीज के साथ ही डीकोलोनाइजेशन की भी बात बहुत होती है। इसमें मैं अपनी स्थिति दो मुद्दों पर एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं जब वर्नाकुलर मॉडर्निटी की बात करता हूं, तो उसका विपक्ष मॉडर्निटी नहीं है, उसका विपक्ष कोलोनियल मॉडर्निटी। मेरी पद्धति से अगर किसी को भी ये लगता हो, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं वर्नाकुलर मॉडर्निटी का अर्थ भारतीय के नाम पर चलने वाली हर परंपरा का अंधाधुंध महिमा मंडन करने के लिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं करता, और मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूं कि सारी विशिष्टताओं के दावों के बावजूद एक साझा मानवीय चैतन्य होता है, और उस मानवीय चैतन्य की कुछ साझी चिंताएं और साझी प्रक्रियाएं। आजकल अंतर पर बहुत, डिफरेंस पर बहुत, समानताओं की और समरूपताओं की बात करने वालों को कह दिया जाता है कि आप एप्रोप्रिएट करें, इसको वोकिज्म कहते हैं। ये वोकिज्म अमेरिका में इस पागलपन की हद तक पहुंच गया है कि अगर वहां कोई यूरोपियन लड़की साड़ी पहन ले तो कहा जाएगा आप साड़ी को एप्रोप्रिएट, आपको साड़ी पहनने का अधिकार, आप भारतीय जीवन पद्धति को एप्रोप्रिएट करें। ये समझ लेने की जरूरत है कि सारी विशिष्टताओं और सारी अपनी खासियतों के साथ कुछ कॉमन है। बहुत मोटा उदाहरण फिर से दूं मैं नौजवान दोस्तों के लिए, हम लोग हाथ से खाते हैं, यूरोप में छुरी कांटे से खाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में, चीन में क्या कहते हैं उसको, चॉपस्टिक से खाते हैं। मैंने चीन में भी मैंने हाथ से खाया था, और चीनी बहुत चकित के ऐसे भी खाया जाता है। तो लेकिन सबके सब हम खाते हैं, मुझे आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो काम होता। छुरी कांटा और चॉपस्टिक, ये अंतर है, मुंह से खाना ये यूनिवर्सल, ये समान। तो अंतर की महत्ता के चक्कर में समानता को नहीं भुला देना चाहिए, विशिष्टता की महत्ता के चक्कर में यूनिवर्सलिटी को नहीं भुला देना चाहिए। और इसलिए मेरे लिए आधुनिकता के जो बुनियादी अर्थ हैं और जो यूनिवर्सल, चाहे यूरोप हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन, व्यक्ति सत्ता का महत्व, जन्मजात अस्मिता के बरक्स व्यक्ति सत्ता का, जात जुलाहा मतिकाती। आप कहते रहिए मुझे जात जुलाहा, और आप सब लोग, हम लोग बनारस में बैठे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है यहाँ कि जुलाहा के साथ किस तरह की समझ एसोसिएटेड है अभी तक, और उस समय तो कैसी रही होगी, कैसी कहावतें जुलाहों के बारे में प्रचलित हैं, कैसी उनके बारे में समझ, उस सब की चेतना के साथ वो व्यक्ति कह रहा है
कि आप मेरे जुलाहा होने के कारण मुझे कुछ भी मानते रहिए, मैं बतौर व्यक्ति के लिए घोषणा कर रहा हूं कि मैं मति का धीर हूं और मैं भवसागर पार कर जाऊंगा, आप चाहेंगे। ये जो व्यक्ति सत्ता का रेखांकन, और इसी के साथ ईश्वर के साथ एक नए संबंध का प्रस्ताव दिया कि मैं आपसे मुंह को कहां ढूंढे रहे। एक भक्त होने के नाते समाज के प्रति एक चेतना, भले ही उसकी वैचारिक आधार व्यक्ति कोई भी, तुलसीदास की वैचारिकता से आप खूब असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास एक भक्त हैं जिनकी कविता में समाज बार बार आता है, बल्कि विकट है। तुलसीदास समाज निरपेक्ष भक्त हैं। उनकी भक्ति का अर्थ समाज कहीं भी कुछ भी होता रहे, बल्कि तुलसीदास की जो सारी चिंताएं, जिनमें से कुछ हमें बहुत आपत्तिजनक लगती है, जिनको हम हर नहीं स्वीकार कर सकते, लेकिन वो है समाज कुछ, ये नहीं बोलना चाहिए। और इसी अर्थ में ये ध्यान रखना चाहिए कि कबीर और तमाम अन्य भक्तों की परचैयां लिखने वाले आनंददास ने सबसे पहली परचई नामदेव की, और नामदेव की परचई का पहला वक्तव्य है, पहला कथन है, कलयुग प्रथम नामदेव भैया केशव अपने कर करते। नाम आनंददास मेरी और आपकी तरह आधुनिक तर्कवादी नहीं थे, एक पारंपरिक वैष्णव थे, और उनके लिए कलयुग भगवान कृष्ण के गोलोक गमन से आरंभ होता, यानी उनके अपने समय तक कलयुग को कम से कम 5000 साल तो बीत चुके। उस पूरे 5000 साल में उन्हें कलयुग में प्रथम भक्त नामदेव नजर आए। ये बहुत नामदेव अनंतदास से कुल 200 साल पहले, लेकिन नामदेव ने भक्ति में ऐसा कुछ किया कि जिसके कारण भक्ति का चरित्र और स्वभाव पूरी तरह। नामदेव ने भक्ति में व्यक्तिगत चिंता, साधना और वेदना के साथ साथ सामाजिक वेदना, कबीर की ये प्रसिद्ध पंक्ति, तुम कत बामन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, ये असल में नामदेव। ये सवाल कि केवल ब्राह्मण होने के नाते आपकी रगों में क्या दूध बहने लगा, और हम सूद रहे तो हमारी रगों में क्या रक्त बहता है, और इसलिए हम नीचे हैं और आप ऊंचे। एक सामाजिक संरचना से, एक सामाजिक संरचना को क्वेश्चन करने का, और इस अर्थ में मेरे लिए आधुनिकता व्यक्ति सत्ता का महत्व, और उसमें बहुत सारी सीमाएं सकती हैं, नामदेव की भी, कबीर की भी, तमाम लोगों की, लेकिन व्यक्ति सत्ता के प्रति चिंता, ब्रह्मांड, ईश्वर और मनुष्य के परस्पर संबंधों के बारे में एक नई समझ, एक नई ज्ञान मीमांसा। बहुत सारे ब्रिटिश स्कॉलर्स कबीर की तुलना लूथर से करते हैं, इस बात को सुविधापूर्वक भूलते हुए कि लूथर ने बहुत बड़ी क्रांति की थी। वर्नाक्युलराइजेशन आधुनिकता का एक जरूरी लक्षण है, और लूथर ने और उनके दोस्तों ने, उनके अनुयायियों ने, लूथर और काल्विन, इन लोगों ने लैटिन बाइबल का अनुवाद अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जो समय वर्नाक्युलर कहलाती, जर्मन में करके बहुत बड़ा काम। भारत में आप ध्यान दें कि कबीर और दूसरे निर्गुण संतों को तो छोड़ दीजिए, तुलसीदास की रामचरितमानस की वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं, वो राम कथा का अपने ढंग से किया गया पुनः प्रस्तुतिकरण, वो अनुवाद नहीं। सरला दास का महाभारत वेद व्यास के महाभारत का अनुवाद नहीं, विष्णुदास का महाभारत वेद व्यास के महाभारत का अनुवाद नहीं, यह अनुवाद नहीं किया। यह नए ग्रंथ, नए प्रस्थान रचे, और निर्गुण संतों ने तो, जिसको एपिस्टेमोलॉजी में, फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, एपिस्टेमोलॉजी, प्रमाण मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान का आधार क्या है, कौन सा ज्ञान वैध है, कौन सा ज्ञान अवैध है। तो यहाँ तो ज्ञान मीमांसा का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। वेद और कुरान से प्रमाणित होने की वजह से कोई ज्ञान प्रमाणित है ऐसा नहीं है, उसे हमारे अनुभव से प्रमाणित होना चाहिए। इसीलिए इस ज्ञान मीमांसा को बहुत सही शब्द नंबर जी ने दिया था, अनुभव सम्मति। तो ये जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि देशज आधुनिकता इन सबको समझने का एक बड़ी हद तक सहायता करने वाला उपकरण है।
बशर्ते हम ये याद रखें कि आधुनिकता में केवल अंतर नहीं होते, केवल विशिष्टता नहीं होती, उसमें बहुत कुछ यूनिवर्सल, बहुत कुछ सामान्य। दूसरी बात, आजकल भी उपनिवेशीकरण की भी बहुत चर्चा है, आशीष ने उसकी चर्चा की। बहुत सारे लोगों के लिए भी उपनिवेशीकरण का मतलब है सीधे वेदों में घुस जाना, या अधिक से अधिक भारतीय ज्ञान परंपरा और ज्ञान मीमांसा को केवल संस्कृत, हिंदू, उसमें बौद्ध और जैन की खारिज हो जाती है, वहां तक सीमित कर। मेरे लिए भी उपनिवेशीकरण का ही, क्योंकि मैं उपनिवेशीकरण का अर्थ केवल ये नहीं मानता कि कुछ लोग आके राज करने लगे या डोमिनेंट हो गए। मेरे लिए उपनिवेशीकरण अंततः एक बुनियादी तौर से आर्थिक और भौतिक प्रक्रिया है, और उपनिवेशीकरण की आर्थिक प्रक्रिया क्या है, इसको समझे बिना आप उपनिवेशीकरण की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। और इसे समझे बिना ही अंग्रेजों से पहले की सल्तनत को या मुगल शासन को औपनिवेशिक कहा जा सकता, वरना नहीं कहा जा सकता। वो औपनिवेशिक शासन नहीं था। जाहिर है कि वो कोई 20वीं सदी जैसा डेमोक्रेटिक शासन, लेकिन वो औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन अलग थी।